प्राकृतिक खेती और जीवामृत। आज की तारीख में अगर कोई प्राकृतिक खेती करना चाहता है तो उसके लिए जीवामृत एक बहुत इम्पोर्टेंट निवेश है। आज मैं आपको मित्र जीवामृत के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवामृत बना करके हमसे दिखाते हैं। जैसे हमको जीवामृत बनाते हैं, फिर अपना ऐसे ड्रम में हिला करके भेजते हैं, देखिए साहब मेरा सही बन गया कि नहीं बन गया। तो आज मैं आपको बताता हूँ A to Z। पहला काम ये है कि जीवामृत है क्या। तो सिंपल सी बात है मित्र, किसी ज़माने में जब हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे, जब हम सनातन खेती करते थे, तो हमारे खेतों में बहुत सारे जीवाणु होते थे। इस नेचर में 84 लाख योनियों की माया है। उसमें बहुत सारे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आँखों से नहीं दिखते। जैसे जो चीज़ें आँखों से दिखती हैं वो चीज़ें तो मनुष्य ने उनका नामकरण संस्कार कर दिया और लिख दिया। जैसे आज की तारीख में 90,000 के आसपास जीव और 45,000 के आसपास वनस्पतियाँ हैं। मतलब 1,35,000 फ्लोरा और फौना को लिपिबद्ध किया गया। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस धरती पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व है या कभी था। लेकिन जहां हम लोग खेती करते हैं, जब तक ये आधुनिक कृषि तकनीकियां नहीं आई थीं, यानी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं आए थे, और हम खेत की मेड़ बनाते थे, खेत की मेड़ों पर पेड़ रखते थे, खेत पर थोड़ा सा छाया बनी रहती थी, तब ये जीवाणु सब हुआ करते थे। खेत की मेड़ के पेड़ काट देने से गर्मी के समय में जीवाणुओं के नष्ट होने के खतरे पैदा हो गए और नष्ट हो ही गए। जीवाणु के बारे में सब लोग जानते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है या मर जाते हैं। अगर खेत की मेड़ के पेड़ कट गए और हमारा खेत में कोई वनस्पति नहीं है, तो अप्रैल मई जून के महीने में इनके मरने के चांस हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी किसान के खेत के मेड़ हैं, मेड़ पर पेड़ भी हैं, और वो पेस्टिसाइड डालता है, क्लोरोपाइरीफास डालता है, थिमेटेन, फोराडेन, ऐसे मेरे बहुत सारे पदार्थ हैं जो ज़मीन में डाले जाते हैं, सिस्टेमिक होते हैं, उनके डालने से ये मर जाते हैं। तो आज की तारीख में जब हम कहते हैं केमिकल फार्मिंग छोड़ करके प्राकृतिक खेती में आना है, नेचुरल फार्मिंग में आना है, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जीवामृत डालें। तो हमने ये मान लिया कि मेरी ज़मीन में सूक्ष्म जीव नहीं हैं, तो सूक्ष्म जीव मिलेंगे कहाँ? बाज़ार में तो मिलने से रहे। बाज़ार में तो 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के ही मिलेंगे। और हमने क्या बोला, इनकी संख्या हजारों में, लाखों में है, तो कहाँ से आएंगे? तो मैं अक्सर बोलता हूँ जंगल की मिट्टी से, रिच फॉरेस्ट में जाइए और वहाँ से 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो मिट्टी ले आइए। कई बार किसान कहता साहब इसको कितना बनाएं? तो चूंकि मैं बताता हूँ कि ये 20 लीटर जीवामृत जब बन जाता है, देखिए ऐसा जीवामृत जब बन जाता है, ये वाला इस कलर का, संतरे के जूस की तरह, तो ये 20 लीटर 1 एकड़ ज़मीन में केवल 20 लीटर चाहिए। और चाहिए कब? जब आप फसल लगाने जा रहे हैं, यानी गेहूं बोने जा रहे हैं, चना बोने जा रहे हैं, सब्जी बोने जा रहे हैं, तो एज पर पॉसिबल जितना जल्दी हो सके। जैसे गेहूं में पलेवा करेंगे, तो पलेवा जब पानी खेत में भर गया तो इसको 20 लीटर लीजिए और पूरे खेत में इसको छिड़क आइए। अगर पलेवा के समय छिड़कने का, ये डालने का आप चूक गए, तो जिस दिन आप ओट आएगी खेत की जुताई करोगे, तो उसके पहले 20 लीटर जीवामृत लेंगे और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे और इसको ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे यूरिया की तरह, और पीछे से जुताई करेंगे। खेत में नमी होनी चाहिए, 20 लीटर इसकी मात्रा हमारी पर्याप्त है। अब प्रश्न उठता है कि किसी किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो 10 एकड़ ज़मीन वाले किसान को ये पूरा 200 लीटर बनाना है, क्योंकि 20 लीटर चाहिए 1 एकड़ में। किसी किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो 100 लीटर बनाएगा। किसी के पास ज़मीन 2 एकड़ है तो वो केवल 40-50 लीटर बनाएगा। किसी के पास ज़मीन 20 एकड़ है तो ऐसे 2 ड्रम बनाएगा। समझ गए ना फार्मूला? अब किसान पूछता है कि साहब
5 किलो गुड़ 5 किलो आटा देना है। तो हमने कहा नहीं, यदि आप पूरा 200 लीटर बनाना चाहते हो तो 5 किलो मिट्टी डाली जंगल की, 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़ डाला। अगर आप केवल 5 एकड़ के लिए बनाना चाहते हो तो आपने 2.5 किलो मिट्टी ली, 2.5 किलो गुड़ लिया, 2.5 किलो आटा लिया। कुछ किसान कहते हैं साहब पहले हमने 5 किलो डाला, 5 किलो डाला, फिर 15 दिन के बाद 3 किलो डाला, 3 किलो डाला, फिर 10 दिन के बाद 2 किलो डाला, 2 किलो डाला। हम कहते हैं भूल जाइए, हम इसमें जो पदार्थ दे रहे हैं वो बैक्टीरिया का भोजन दे रहे हैं। हम कहते हैं ये 2 महीने में 55 दिन में रेडी हो जाता है। तो चलिए 200 लीटर का ड्रम अगर है ना, तो आप इकट्ठे 30 किलो गुड़ डाल दीजिए, इकट्ठे डाल दीजिए, या एक ही बार में 30 किलो चीनी डाल दीजिए, या एक ही बार में 15 किलो चीनी 15 किलो आटा डाल दीजिए, या एक ही बार में 15 किलो गुड़ 15 किलो आटा डाल दीजिए। फिर इसको बस क्या करना है, ये डालने के बाद अब आपको रोज रोज आपको याद नहीं रहना कि 15 दिन के बाद क्या डालना है। इस तरीके का पंजा रखना, इस तरीके का। क्योंकि फिर बता दूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए ऐसे से। अगर कोई डंडे से इसको पूरा घुमाना चाहे तो कभी नहीं घूमेगा। और घुमाते क्यों हैं? क्योंकि इसमें अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं जो पानी की ऑक्सीजन से अपना काम चलाते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो इसलिए हर रोज एक दिन क्या करेंगे, ऐसे चला देंगे। तो ये पानी में ऑक्सीजन का लेवल जो है हमारा बढ़ जाता है, तो बैक्टीरिया का काम चलता है। मित्र, इसमें कई बार लोग कहते हैं साहब उसमें झाग आ गई है, तो झाग आ गई है और कई बार कीड़े पड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, चावल जैसे पका हुआ चावल होता ना, उससे भी बड़ा इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, कीड़े खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो ऐसे छलनी रखिए, इस प्रकार की छलनी, ऐसे छलनी रखिए, ऐसे छाल करके इनको निकाल दीजिए। इसमें जो क्रिया हो रही होने दीजिए। भोजन इसमें ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, कम ना पड़ने पाए। बेसिकली जो बैक्टीरिया का भोजन है वो कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन यहाँ हम गुड़ या चीनी या आटा क्यों खिलाते हैं? इसलिए खिलाते हैं क्योंकि इनको फास्ट संवर्धन करना है, इनकी संख्या को बढ़ाना है। तो इनको शुगर चाहिए डायरेक्ट। जैसे आटा है ना, अभी देखिए छन्नी में ये क्या है, आटा है। आटा मित्र कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, आटा बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, और इसको टूटने में मिनिमम से मिनिमम 25 दिन और को 50 दिन लग जाए। तो 50 दिन तक तो ये आटा हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन चीनी या गुड़ जो है वो हमको तुरंत काम में आ जाती है। तो ये है जीवामृत का विज्ञान, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके फायदे क्या हैं? अगर जीवामृत नहीं डालेंगे तो जीवामृत नहीं डालेंगे तो प्राकृतिक खेती स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन में जब आप कोई फसल काट लेते हो, उसका कुछ अवशेष छूट जाता है, तो उसको कौन डिकम्पोज करेगा? जैसे मैं अपने पेट में भोजन डाला, अगर मेरे पेट में माइक्रोब्स नहीं है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है, तो भोजन पचेगा ही नहीं। और आप देख लेना, कभी जब ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लेते हो ना, तो आपको भूख नहीं लगती, खाने से अरुचि हो जाती। क्यों? ये शरीर का एक विज्ञान है कि जब आप खाना खाने चाहते हो तो खाना नीचे जाता ही नहीं है, यानी आपको खाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी बॉडी कहती है डाल तो रहा है अंदर, लेकिन यहाँ एंटीबायोटिक खाने की वजह से सारे के प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो चुके हैं, इसलिए खाना पचेगा कैसे? ठीक इसी प्रकार आप खेत में जब अपना गोबर की खाद डालाते हो, पत्ते डालाते हो, मल्चिंग कर देते हो, और अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है तो वो पचेगा कैसे? पचेगा नहीं तो पौधों को मिलेगा कैसे? तो जीवाणु इसलिए जरूरी है क्योंकि खेत की फर्टिलिटी को हम इनहेंस कर सकें। और मैं और अक्सर बताता हूँ कि जैसे ये जीवामृत है, अब कई सारे लोग, अभी राजस्थान से कल फ़ोन आया था कि साहब मैं फंस गया, एक आदमी है कोई, उसने हमको 60 कैप्सूल दिए 3000 रुपये के, छोटे छोटे कैप्सूल 3000 के 60 कैप्सूल। और वो हमने कहा वो क्या था, उसमें क्या बताया? तो बोले साहब इसमें जीवाणु है, जीवामृत के जीवाणु। अब देखिए आप, मैं ये 5 लीटर फ्री दे रहा हूँ, और कुछ लोग इसकी मात्र 10 ml मात्रा 50 कैप्सूल में डाल करके वो बेच रहे हैं। कैप्सूल लाख हो गया
तो जीवाणु को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? लेकिन चल रहा है धंधा, किसानों को बना रहे हैं बेवकूफ़। तो किसान बेवकूफ़ ना बने। अब कई किसान कहते हैं साहब झांसी आना बड़ा मुश्किल है। हमने कहा ठीक है, आप अपने फॉरेस्ट एरिया में चले जाइए। मेरे पास साहब जंगल नहीं है। तो जंगल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास जंगल है, ये फॉरेस्ट एरिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ चूँकि पत्ते वत्ते सब यहीं गिरते हैं, यहीं पड़े रहते हैं। मेरे यहाँ से अगर मिट्टी यहाँ से ले जाओगे ना तो भी जीवामृत बन जाएगा। क्यों? यहाँ पेस्टिसाइड तो मैंने डाला नहीं, और फल, इन वृक्षों के आल फल सब यहीं गिरते हैं, यहीं सड़ते हैं। तो यहाँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं मेरे यहाँ इस खेत में। ये जीवामृत जब डाल देते हैं तो लोग कहते हैं इसके क्या फायदे हैं। देखिए, आपने खेत में सबसे बड़ी बात ये फास्फेट, इस समय जो सबसे ज़्यादा जिस पर हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है, यानी फास्फेटिक उर्वरक। फास्फेटिक उर्वरक के बिना खेती नहीं हो सकती। और अभी रबी आ रही है ना, अभी देखना फास्फेटिक उर्वरक पर मारामारी होगी, क्योंकि इस साल हमारे पास इस देश में फास्फेट की कमी है। क्योंकि यूक्रेन की और रसा की जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से फास्फेटिक रॉ मटेरियल मेरे पास नहीं आ पाया, और वहाँ से मिलेगा नहीं खाद। फास्फेटिक उर्वरक डालने की ज़रूरत ही नहीं है। कारण, एक किसान ने पिछले 20 साल से एक बोरी 20 बोरी डाल रखा। अब वैज्ञानिकों की अगर भाषा समझें तो वैज्ञानिक कहते हैं हम जो फास्फेट देते हैं उसमें 25-30% ही फसलों के काम आती है, शेष मात्रा जो अनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें मालूम है कि मेरे खेत में जो है ना क्विंटलों फास्फेट पड़ी हुई है। ये जब जीवामृत जाएगा तो उस फास्फेट को सॉल्युबलाइज बनाएगा, मतलब उसको सॉल्युबल बना देगा। और ये एक बैक्टीरिया नहीं बनाता, ऐसा नहीं जैसे पीएसबी के बारे में कहा गया पीएसबी ही फास्फेट को सॉल्युबलाइज करता है ना। ढेर सारे माइक्रोब्स मिलकर के ही खेत में कुछ रचनात्मक काम कर पाते हैं। सिंगल माइक्रोब्स खेत में कुछ भी रिस्पॉन्स देने के काबिल नहीं होता है। लेकिन अब भाई लोग बेच रहे हैं सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, ऐसा कुछ नहीं है। कई किसान पूछते हैं कि साहब आपके जीवामृत में अगर मैं ट्राइकोडर्मा डाल दूं, तो मैंने कहा मित्र, ट्राइकोडर्मा कहाँ से आता है? जितने भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम सुनते हो सारे आते तो ज़मीन से हैं, और मैं तो जंगल से मिट्टी लाया हूँ। तो आप जो नाम ले रहे हो उसमें सब कुछ है, इसमें ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा सब कुछ है। और इसमें वो भी है जो आज अभी वैज्ञानिक समझ नहीं पाया है, इसमें तो वो भी है। तो मैं कहता हूँ कि एक तो काम ये हुआ कि फास्फेट की, पोटास की, जिंक की, सल्फर की, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, सब की आपूर्ति करता है। करता कैसे है? ये जो मैंने बोला खेत में ये जो बायोमास पड़ा है, अब ये जो बायोमास खेत में फसलों के अवशेष पड़े हैं, इनमें सब कुछ है, इन्हीं से वो पैदा करता है। इसके पास अपने पास कुछ नहीं है, ये तो बनाता है, ये तो गृहिणी है खेत की। दूसरा क्या करता है कि जैसे आज फल वाले ऑर्चर्ड और वेजिटेबल के किसान हैं हमारे, उनके यहाँ बीमारियाँ बहुत लगती हैं, जैसे निमेटोड्स है। निमेटोड्स की समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन मेरा दावा है कि अगर कोई किसान ये वाला जंगल की मिट्टी का जीवामृत डालता है और पेस्टिसाइड डालना बंद कर देता, समझना बात, अगर आप ये जीवामृत डालेंगे, पेस्टिसाइड भी डालेंगे, तो ये जीवाणु फिर खराब हो जाएंगे। अगर ये जीवामृत डाल दिया और थोड़ा सा वेट किया और पेस्टिसाइड नहीं डाला, तो निमेटोड जैसी समस्या का समाधान 6 महीने में छूमंतर हो जाएगा। मिट्टी से जन्म लेने वाली जितनी भी फसलों में बीमारियां, सब का कंट्रोल ये जीवामृत कर देता है, सबको मैनेज कर लेता है। अब आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे देश में ऑर्चर्ड के किसान 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए एकड़ तक, वेजिटेबल के किसान 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये प्रति एकड़ तक पेस्टिसाइड डालते हैं। अब लोग समझते हैं कि इतना टमाटर महंगा हो गया, इस किसान को इतना लाभ होगा, उतना लाभ नहीं होता बेचारे को। हकीकत देखा जाए तो टमाटर का रेट उसके यहाँ से जो निकलता है बहुत कम निकलता है। हमको बेशक 20 रुपये किलो मिलता हो, जब हमको 20 रुपये किलो मिलता है तो उसका 3-4 रुपये ही टमाटर बिकता है। आज सेव हमारे यहाँ 100-120 रुपये झांसी में बिक रहा है, लेकिन आप हिमाचल के किसान से पूछेंगे तो उसका 20-22-25 रुपये ही सेव वहाँ से डिस्पैच हो रहा है। और जिसका सेव 20 रुपये किलो बिक रहा हो और वो 1.5 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डाल चुका हो, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा?
तो मैं ऐसे किसानों से कहता हूं जो वेजिटेबल ऑर्चर्ड की खेती करते हैं, मुझसे बात करें, मेरे पास आए और आप मुझसे ले जाइए, फ्री में देता हूं। तो ये सॉइल बोर्न डिजीज को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। अब बीमारियां एयरबोर्न अगर हैं, अगर हवा जनित बीमारी दूसरे खेत से उड़ के आया है, वो स्पोर जो स्पोर, तो उसको हम एक ही बार के स्प्रे में, फंजीसाइड के स्प्रे में ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो बीमारी हमारे पूरे सिस्टम में प्लांट के पता चला, वो फफूंद जो है पूरे प्लांट में फैली हुई है, जब अनुकूल माहौल मिलेगा तो अपनी बीमारी का लक्षण प्रकट हो जाएगा। इस बीमारी को नष्ट करने के लिए किसान पेस्टिसाइड हर सप्ताह डालता रहता है और धीरे धीरे उसकी क्रॉप मैच्योर होती है और बीमारी यानी कि ये समझिए कि कभी ख़त्म नहीं होती है। जब वो जहाँ से दवा लाता है उससे कहता है साहब आप बहुत झूठ बोलते हो, आप नकली दवा देते हो, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो कहता था अरे भाई आप समझ नहीं रहे, देखो जलवायु का असर है और क्लाइमेट कितना बदल रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और किसान फंसा रहता है। मित्र, मेरा उद्देश्य है कि किसान अपनी नाना प्रकार की मुश्किलों से बाहर आए, और नाना प्रकार की मुश्किलों से बाहर आने के लिए उसको एक ही रास्ता है कि जीवामृत की कहानी को ठीक से समझे। अदरवाइज तो जीवामृत में भी नाना प्रकार की चीज़ें लोग बता रहे हैं, मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझिए कि आपने पेस्टिसाइड डाल करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से मरे हैं आप किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, लेकिन ये तय है मरे हैं। अब वो जो मरे हैं 10 प्रकार के, 100 प्रकार के, 1000 प्रकार के, 1 लाख प्रकार के, वो कहाँ मिलेंगे? तो जंगल में मिलेंगे। 1 लाख प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म गाय के गोबर में नहीं मिलेंगे, ना गौमूत्र में मिलेंगे। गाय का गोबर और गौमूत्र बहुत अच्छा है, मैं गाय को माँ कहता हूँ, और गाय भगवान जिंदा रहे इस देश में, इसके लिए कहता हूँ। जब तक हमारी नीतियाँ, हमारे बुद्धिजीवी बैल आधारित खेती को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक तो गाय का कुछ होने वाला नहीं। गोबर और गौमूत्र से गाय को थोड़ी बचेगी। गाय के बछड़े पर यकीन करना, गाय के दूध को पीना, और फिर गौमूत्र और गोबर तो फाइनल प्रोडक्ट है उसका। गाय रहें, गाय यहाँ रहेगी तो हमारा छोटा सा मुल्क है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा, आबादी बहुत कम है, आबादी बहुत ज़्यादा, क्षेत्रफल बहुत कम है। ऐसे देश में मैकेनाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको तो बैल आधारित खेती करनी ही चाहिए। छोटे छोटे किसान है, 2 एकड़ का 4 एकड़ का किसान देश में बचा है, तो बैल आधारित खेती करेंगे तो हमको हमारी सारी मुश्किलें समाधान, सारी मुश्किलों का हल निकलेगा। और जीवामृत की कहानी ये है मित्र, जिन किसानों को कभी कन्फ्यूजन हो हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमने फ़ोन, इस वीडियो में फ़ोन नंबर अपना दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जीवामृत की बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।